एनएफआरए काफी टाइम से एक कंपनी का रिव्यू कर रही थी और वैलेंटाइन डे वाले दिन वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है उनको, तो बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशंस निकाली है। और मतलब यार सीखने लायक जो उनका पूरा पेपर है ना, बहुत मेहनत करी है। मतलब जो मेरे को दिख रहा है ना उसको देखकर, मतलब रिपोर्ट को देख के आपको भी लगेगा यार मजा आ जाएगा। मतलब इतनी ऐसी और इतनी चीजें सीखने को मिली है उसके अंदर मेरे को खुद को। तो मैं चाहता हूँ वो सारी लर्निंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, इतनी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और ऐसी ऐसी चीजें मिस्टेक करी हुई है फाइनेंशियल बनाने के अंदर, आपको लगेगा यार ये तो मैं 11th 12th वाला बच्चा भी कर लेता, मैं होता 11th 12th के अंदर मैं भी कर लेता। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। जो लैंड होती है, लैंड कहां पर आती है? पीपी के अंदर आती है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। उन्होंने भाई साहब ने दिखा रखी है लैंड को दिखा रखा है इन्वेंट्री के अंदर। शेयर्स, इन्वेस्टमेंट में शेयर्स है, इन्वेंट्री में दिखा रखा है। उल्टी सीधी एडजस्टमेंट ने मारी हुई है। तो वो सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में आएंगी सारी चीजें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपको पूरी चीज पूरी रिपोर्ट में पढ़वाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या किस तरीके से ऑब्जर्वेशन निकाली है एनएफआरए ने। काफी चीजें सीखने को मिलेगी आपको उसके अंदर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर जो ये देखोगे 14 फरवरी को रिपोर्ट दी हुई है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। वैलेंटाइन वाले दिन गिफ्ट दे दिया प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इसमें क्या है कि इस बार ना नफरा ने भैया ऑडिटर को नहीं पकड़ा, इस बार किसको पकड़ लिया? इस बार पकड़ लिया क्लाइंट को, कंपनी को पकड़ लिया कि भैया जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है कंपनी एक्ट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो तू बोलता है कि मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या उस तरीके से प्रिपेयर करा है या नहीं करा तूने? तो वो आके दिखा जा मेरे को और समझा जा कि किस तरीके से प्रिपेयर करा है। तो यहाँ पे क्या करा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इस बार क्वालिटी रिव्यू कर दिया। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्या करा कि जो यहाँ पे क्या करा, इन्होंने बेसिक पहले तो चीजें दे दी यहाँ पे प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। उसके बाद क्या करा है, यहाँ पर पूरा एक तो इंडेक्स इंडेक्स आ गया यहाँ पर। चीजें जो सबसे पहले तो उसने बता दिया, नफरा ने बता दिया कि भैया मैं किस तरीके से ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों तेरा रिव्यू कर रहा हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें इसने बता दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समरी दे दी कि भैया मैंने तेरे को कब बोला कि कब डिटेल दे दे मेरे को, आज तूने मेरे मैंने आज दी तुझे, तूने मेरे को 2 महीने बाद दे दी, टाइम के अंदर नहीं दी। वो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पढ़नी है आप जाके पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैं लिंक में दे दूंगा कि कहाँ पे मिलेगी आपको ये रिपोर्ट। पूरी की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करके आप पूरी पढ़ सकते हो कहानी। आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कब रिपोर्ट मिली कब नहीं मिली है, वो सारी चीज आप पढ़ लेना। हमारा मुद्दा है कि ऑब्जर्वेशन क्या निकाली है नफरा ने, जो कि आपके लिए सीखना और समझना आपके लिए बेनिफिशियल है और काफी अच्छी रहने वाली है चीजें इसके अंदर, जो कि मेरे को पर्सनली लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर जो समरी बनाई है इन्होंने, तो समरी में जो बेसिकली ना मैं आपको चाहूंगा कि जहां जहां पे मेरे को लगेगा ना पढ़वाना है मेरे को आपको, तो मैं पढ़वाऊंगा भी सही, और जहां जहां पे मेरे को लगेगा ना कि कुछ चीजें बतानी है तो मैं बताऊंगा भी सही। तो इसमें क्या है कि 2 पार्ट के अंदर इसको बांटा हुआ है इस पूरी रिपोर्ट को। जैसे आप देख रहे हो कि 58 पेजेस का है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 58 पेजेस का है, लेकिन ऊपर एक समरी बना रखी है, नीचे फिर उसका ना मतलब मेजर मेजर जो सबसे पहले तो समरी बना दी मेजर मेजर चीजों की, उसके बाद नीचे ना डिटेल रिव्यू करा हुआ है। तो मैं ना आप लोगों को समरी दिखाऊंगा, सिर्फ समरी पढ़वाऊंगा मैं आप लोगों को। जो डिटेल वाला अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो। उस डिटेल में से ना कई चीजें मैं निकाल के लाऊंगा जो समरी में नहीं लिखी होगी। तो वैसे मैंने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, तो जैसे मैं जो समरी के अंदर मैं आप लोगों को कुछ डिटेल से निकाल के लाऊंगा कि ये डिटेल में ये चीज लिखी हुई थी, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं वो पूरी डिटेल में जाकर, ठीक है। तो डिटेल में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जाके आप पढ़ सकते हो। 58 पेजेस की, बहुत टाइम लग जाएगा जिनको जो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि ये चीज लिखी हुई है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भयंकर ऑब्जर्वेशन जो निकाली है नफरा ने, वो क्या निकाली है? अब क्या है कि ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ये लिस्टेड कंपनी है, पहली ऑब्जर्वेशन में ये लिखा हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनी है, समझना, ठीक है। इस वाली ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनी है, तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए था? इंडियस फॉलो करना चाहिए था। ये बोलता है, नफरा बोलता है कि इंडियस फॉलो करना चाहिए था। सबसे पहली चीज, तूने अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख दिया कि तू इंडियस फॉलो कर रहा है, तू अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख रहा है तू एएस फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपस में ये चीजें इंटरलिंक नहीं है। ऑडिटर बोल रहा है कि तू इंडियस फॉलो कर रहा है, आपस में चीजें इंटरलिंक नहीं है। तू खुद ही नहीं पता तेरे को तू एएस फॉलो कर रहा है इंडियस फॉलो कर रहा है। भैया पहले तो ये तो डिसाइड कर ले कि एएस फॉलो कर रहा है इंडियस फॉलो कर रहा है, तुझे नहीं पता तो कहीं पे भी कुछ भी लिख रहा है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ये निकाली कि भैया चीजें समझ और देख कि कहां पर तूने क्या चीज तू फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये चीज लिखी हुई है इसके अंदर, अगर आप पढ़ना चाहेंगे इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड ये लिखा हुआ है कि अब क्या है कि इंडियाज के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिखानी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि रिक्वायर्ड होती है कंपनी एक्ट के हिसाब से, जो इंडियाज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है। ये बोल रहा है भैया तुमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिखाई नहीं,
इसका मतलब नफरा बोल रहा है कि इसका मतलब तुमने प्रिपेयर तो एएस के हिसाब से करी है, लिख दिया सिर्फ कि इंडियस के हिसाब से प्रिपेयर करी है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एएस में तो थी नहीं, तो यहाँ पे ये चीज बोली हुई है, इट कंटिन्यूज टू फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, यानी कि एएस वाली आप फॉलो कर रहे हो, विच डोंट अप्लाई टू द कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडियाज फ्रेमवर्क। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है भैया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो दिखाई नहीं आप लोगों ने, कंपनी फेल टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, द एनुअल फाइनेंशियल पब्लिश्ड आर इनकम्प्लीट इन मटेरियल aspects such as the absence of disclosure regarding PP के regarding कुछ disclosure नहीं दिए इन्होंने। The company has given false information regarding the date of incorporation in its annual report published on its website, knowing it to be false। कह रहा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं समरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कह रहा क्या है। कंपनी ने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हुई है 1972 में, 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई है, लिख दिया 1973 में उन्होंने, कंपनी वालों ने, कि हमने एनुअल स्टेटमेंट के अंदर क्या करा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या करा, 1973 लिख दिया, इतनी बड़ी गलती कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जब पीपी का जो डिस्क्लोजर है, यानी कि इन्होंने क्या करा, कुछ डेप्रिसिएशन का जो, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरा डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि मेरे को ना डेप्रिसिएशन जब तक मैं असेट्स रिटायर नहीं कर देता, जब तक मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है अपने कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इनका जो बिजनेस है ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने शिफ्ट कर दिया था, मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बंद कर दी और ट्रेडिंग पर आ गए थे ये लोग ड्यूरिंग द ईयर, जिस 19-20 के अंदर, जिसकी हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कंपनी वालों ने बोला कि हम पीपी के ऊपर डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करेंगे, तो नफरा ने बोला भैया जब तक तू उसके अंदर मतलब पीएनएल में जीरो डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो नफरा ने बोला कि भैया तू पीपी के अंदर तू ये तो दिखाएगा ना कि डेप्रिसिएशन तेरा कितना चार्ज है, मतलब ये तो है नहीं ना कि तूने असेट्स सेल कर दिए या फिर हेल्ड फॉर सेल है, तेरे को डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा जब तक तू उसको यूज करे चाहे ना करे, भले ही वो आइडियल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज बोली। उसके बाद क्या था, कंपनी ऑल्सो फेल टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बोला कि कंपनी जब आप पढ़ोगे इसके अंदर, तो इन्होंने क्या करा कि कुछ एसोसिएट्स भी थी इस कंपनी की। अब एसोसिएट्स थी कंपनी की, तो उन्होंने क्या करा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं दी, है ना। अब आपको पता होगा, जैसे हमने काफी सारी वीडियोस में हमने बात करी हुई है कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना जरूरी है कंपनी को। अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अगर जरूरी है तो वो कंपनी को देना जरूरी है, सीएफएसबी। बट इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी नहीं, है ना, प्रिपेयर ही नहीं करी। और यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, द कंपनी ऑल्सो फेल्ड टू प्रिपेयर द सीएफएस एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो इट हैज डिस्क्लोज सर्टेन कंपनीज एज एसोसिएट कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है, द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एंड द रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी आर डेफिशिएंट इरेनियस, द डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट मेड बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड इज दस फॉल्स एंड मिसलीडिंग। ये बोल रहा है कि भैया जो इनकम टैक्स क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर लिखा, जब आप पढ़ोगे तो दिखेगा आपको। डेफर्ड टैक्स जो मेरा होता है वो मेरा किसके ऊपर बनता है, जो भी मेरा ऐसा डिफरेंस होता है, जो मेरा टेम्पररी डिफरेंस होता है, उसके ऊपर मेरा डेफर्ड टैक्स बन जाता है। इन्होंने क्या करा, सिर्फ डेप्रिसिएशन के ऊपर बनाया जो मेरा डेफर्ड टैक्स है, और किसी के ऊपर बनाया नहीं, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या होता है, मेरे को बैलेंस शीट आइटम को लेकर चलना पड़ता है, एज माई बैलेंस शीट आइटम को मेरे को लेकर चलना पड़ता है एज योर बेस फॉर द पर्पज ऑफ जब भी मैं टेम्पररी डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, जो पी&एल, जैसे एएस में क्या होता था, पी&एल के हिसाब से मेरे को चलना पड़ता था, लेकिन यहां पर बैलेंस शीट के हिसाब से चलना पड़ता है इंडिया के अंदर। तो ये अपना एएस वाला ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एएस वाले के हिसाब से चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी हुई थी इन्होंने। उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज 109 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स इन रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस based on expected credit loss approach for trade receivables, loans and advances and bank balances. The full amount of trade receivable and loans and advances of the company are unsecured and bank balances are with non-scheduled lesser known banks. मतलब ऐसे कोई बैंक थे जो जान पहचान का ही नहीं था कोई, ठीक है। Thus it becomes even more necessary to assess the credit risk holistically as required by the principle of India's 109. However, the company has not done a proper evaluation of impairment loss allowance for these financial assets. अब हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या करा है, बैंक से ना ऐसे बैंक्स के साथ इन्होंने पैसा रखा हुआ है जो कोई जानता ही नहीं है ना। इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं करा कौन कौन से बैंक है, लेकिन इन्होंने नफरा के अंदर रिपोर्ट पे जब आप पढ़ोगे पूरी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया ऐसे बैंकों के साथ डील कर रहे हैं जिसको कोई नाम ही नहीं जानता, जिसका कोई, ठीक है, और 6 महीने से ऊपर ट्रेड रिसीवेबल पड़े हुए हैं। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट है एज पर 109 कि भैया आपको अगर मेरा कोई ट्रेड रिसीवेबल है जिसके अंदर मेरा क्रेडिट रिस्क नजर आता है, मेरे को क्रेडिट लॉस नजर आता है, तो मेरे को प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस बनाना पड़ेगा। यहां पर इन्होंने कोई इंपेयरमेंट लॉस बनाया ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं बनाया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस में भी सेम यही कर रखा है। लोन्स एंड एडवांसेस जब आप देखोगे नीचे, जब आप पढ़ोगे पूरी रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है कि लोन्स एंड जो एडवांसेस है मेरे,
उसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने कि जैसे क्या होता है, जैसे सारी की सारी चीजें एक जगह पे मिक्स कर दी, यानी कि मैंने किसी को एडवांस दे रखा है वेंडर को, वो भी लोन्स एंड एडवांसेस में डाल रखा है, बैलेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी यहीं डाला हुआ है, और पता नहीं कितनी दुनिया भर की सारी चीजें, सिक्योरिटी डिपॉजिट सारी चीजें इसी के अंदर डाल दी लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना क्या चीज है। और जिसको लोन दिया हुआ है एक्चुअल में, एक आप देखोगे नीचे लिखा भी हुआ है 80 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है किसी कंपनी को, और उसको असेसमेंट ही नहीं कर रखा उसका। तो बहुत ही मतलब उस तरीके से इन्होंने, और मतलब बढ़िया तरीके से मैं कहूँगा यार, रिपोर्ट अगर पढ़ने में ना बड़ा मजा आ गया यार मेरे को। मतलब मुझे पता भी नहीं चला, टाइम का पता नहीं चला, और कंटिन्यूसली मतलब मैंने ना 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट पढ़ दी थी ये। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको पूरी रिपोर्ट को पढ़ना। बट मैं आपको यहाँ पे ना, इससे क्या होगा, जब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना चीज़ों का, इससे क्या होगा, देखो अगर आपको नहीं भी पढ़नी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है मैं आपके साथ मतलब कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट पॉइंट इज, जब आप खुद पढ़ोगे चीज़ें तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। जब मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, तो वो आप जब पढ़ोगे, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, तो आप जब देखोगे उसके अंदर तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर पाओगे आप चीज़ों को, ठीक है। तो आपको वो चीज़ देखनी है। अगर नहीं भी देखोगे, कोई पूरी फाइल नहीं भी पढ़ोगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा ही रहा हूँ यार मैं किस लिए हूँ, ठीक है। जो 2-2.5 घंटे मैंने लगा दिए, आप नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट इज कि समझ में आना चाहिए आपको। उसका नेक्स्ट बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि भैया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का तुमने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया। इंडिया 19 बोलता है, मेरा इंडिया 19 बोलता है कि मेरे को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, यानी कि ग्रेच्युटी हो गई, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ठीक है, लीव इनकेशमेंट हो गया, इसका मेरे को डिस्क्लोजर देना होता है। वो बोल रहा है कि इंडिया 19 के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देना था, लेकिन आप लोगों ने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया उसका, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का, ठीक है। तो ये एक चीज डेफिशिएंसी रही है यहाँ पर। जो नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, किसी को हंसना नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी को हंसना नहीं है, अपनी हंसी दबा के रखनी है भैया। बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन निकाली है नफरा ने, सुन लो अब क्या बोला हुआ है। द कंपनी हैज नॉट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन why financial assets in the form of investment in shares and non-financial assets in the form of land are classified as inventory, ठीक है। मतलब लैंड और शेयर्स को दिखा दिया इन्वेंटरी, ठीक है, बिना कोई लॉजिक के। ऐसा नहीं कोई कंपनी इसमें ट्रेड कर रही है, कोई कंपनी इसमें काम कर रहे है, तब भी दिखा रहे हैं भैया लैंड को इन्वेंटरी। मतलब यार खुद सोचो, एक 11th-12th का बच्चा भी होगा ना, उसको ही पता होगा कि लैंड कहाँ दिखानी है, ठीक है, कहाँ दिखानी है। 11th-12th के अगर बच्चे देख रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज इतनी बड़ी गलती करी हुई है। ऑल्सो द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑन इन्वेंटरीज इज इनकम्प्लीट एंड एरनियस। द कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, इंडियस 32, इंडियस 109 और इंडियस 2, ये सारी के सारी इन्होंने कोई कंप्लायंस ही नहीं करा। Disclosure as required by paragraph 45, 46, 48 of Indian Accounting Standard 7 statement of cash flow have not been made by the company। अब क्या करा इन्होंने देखा, जो आपको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो मेरा जो ओपनिंग का कैश और क्लोजिंग का कैश बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए मेरा, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट से मैच ही नहीं हो रहा था। जब इनसे पूछा गया, कंपनी से पूछा गया भैया मैच क्यों नहीं हो रहा, कंपनी बोलती कि भैया हमारे ना कुछ डिपॉजिट्स भी हैं, जो आप देखोगे कि कैश एंड बैंक में जाके कुछ डिपॉजिट्स भी दिख रहे हैं। तो नफरा ने बोला कि भैया इसकी तो रिकंसिलेशन देनी होती है ना, तो कहता है कि भैया वो तो नहीं बनाई हम लोगों ने, बस इसका भी नॉन कंप्लायंस है ये तो कैश फ्लो का भी नॉन कंप्लायंस है। उल्टी सीधी मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो कि इंडिया में लिखी नहीं हुई, एएस में लिखी हुई थी, एएस वाली चीजों पे चल रहे हैं अभी भी। तो उस चीज का नॉन कंप्लायंस करा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का भी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर प्रिस्क्राइब बाय इंडिया 1057 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर हैव नॉट बीन मेड बाय द कंपनी। डज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंडिया रिलेट टू significance of financial instruments for the company's financial position, performance and the nature and extent of risk arising from financial instrument to which the company is exposed during the period and at the end of the reporting period how the company manages those risks। तो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना जब भी बनाते हैं तो पीछे ना डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं रिस्क के, कि कितना रिस्क है इस चीज के अंदर। जैसे क्या है कि जैसे मान लो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है माल, तो मेरे को देना पड़ेगा ना कि भैया मेरा इतना रिसीवेबल है, इतना मेरा रिस्क है इसके अंदर, तो मेरे को उस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है पीछे, ठीक है। और पीछे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का ना पूरा डिस्क्लोजर आता है, पूरा रिस्क का डिस्क्लोजर आता है। इन्होंने रिस्क का वो डिस्क्लोजर ही नहीं दे रखा था पीछे। उसका नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट प्रिस्क्राइब बाय इंडियस। एक फेयर वैल्यू मेजरमेंट का वो डिस्क्लोजर आता है, वो भी नहीं दे रखा है इन्होंने पीछे 113 के अंदर। मतलब फेयर वैल्यू का क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो मेरी वैल्यू आ रही है उसके अंदर ना मेरे को उसकी फेयर वैल्यू दिखानी पड़ती है, जो भी मेरे असेट्स हैं, जो भी मेरी लायबिलिटीज है, उसकी फेयर वैल्यू प्रेजेंट करनी होती है मेरे को एक डिस्क्लोजर के अंदर। वो भी डिस्क्लोजर नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, जो 113 की रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ लोन्स गिवन एंड अदर एडवांसेस इन द नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। पीएसआईएल annual financial statement don't comply with the statutory disclosure requirement specified in division 2 of schedule 3 to the companies act in respect of the financial assets reported in the forms of loans and advances। amount of these loans and advances material having regard to the overall balance sheet size, further sum of the
items, example deposit of tax, duties with government department, etc., forming part of the balance reported under these item. Current loans and other advances are not financial instrument and financial assets defined in paragraph 11 and explained in पैराग्राफ। तो यही वही बोल रहे हैं कि भैया जो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर कि इन्होंने क्या करा, सब कुछ मिक्स करके ही दिखा दिया, और कोई डिवीजन 2 या इंडिया जो कि मेरा डिवीजन 2 है शेड्यूल 3 का, इंडिया की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल ही नहीं करी है इन्होंने, ठीक है। उस हिसाब से दिखा ही नहीं रहे हैं ये लोग जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था। इंडिया में जो चीज़ लिखी हुई है, शेड्यूल 2 में जो चीज़ लिखी हुई है, डिवीजन 2 में जो चीज़ लिखी हुई है, उस हिसाब से दिखा ही नहीं रहे हैं ये लोग। Therefore, there are fundamental errors in the classification and presentation of line items in the balance sheet, and the disclosure made are therefore in conformity with the Ind AS. The company has failed to make appropriate disclosure as required by Schedule 3 regarding its borrowing in the form of loans taken. Thus, the financial statements are not in compliance with the requirement of Schedule 3 of Companies Act, and thus the company has violated the Section 129 of Companies Act. तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि भैया जो सेक्शन जो मेरा है शेड्यूल 3 जो मेरा है उसका कंप्लायंस ही नहीं कर रहे हैं, बोरिंग का कोई डिस्क्लोजर ही नहीं दे रखा ढंग से, चीजें जो है नॉन कंप्लायंट है, और जो शेड्यूल 3 का वो नॉन कंप्लायंस करा हुआ है, बिल्कुल ही वायलेशन कर रखा है कंपनीज एक्ट का। तो बहुत ही बेकार कर रखा है काम, तो यहाँ पे पूरी धज्जा उड़ा दी है ढंग से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस भी करा कि जो मेरा डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो ढंग से नहीं चढ़ाया हुआ है, यानी कि जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मैंने आपको बोला आइडियल पड़ा हुआ है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, तो उन्होंने बोला कि भैया हम इसको यूज नहीं कर रहे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाएंगे। बट वो बोलते हैं कि भैया उससे कोई मतलब नहीं है, नफरा बोलता है इंडिया में लिखा हुआ है कि आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो डेप्रिसिएशन तो लगाओगे आप, तो वो कंपनी ने फॉलो नहीं करा हुआ है। Apart from the above, the company has made serious violation of the Companies Act 2013 and applicable India's provision in almost all the areas of accounting as detailed in Part B of this report. तो क्या कर रखा है, ये बोल रहे हैं कि भैया सीरियस वायलेशन कर रखी है कंपनीज एक्ट की। मतलब आप देखोगे इस रिपोर्ट के अंदर पढ़ोगे क्या क्या वायलेशन कर रखी है, मतलब एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो चीजें दिखा नहीं रखी है, जो चीज नहीं आनी चाहिए वो फालतू की चीजें दिखा रखी है। अब क्या कर रखा है, एक जगह पे कंपनी क्या बोल रही है, मतलब अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कई जगहों पे, आप देखोगे। मतलब कि एक जगह पे कंपनी बोल रही है कि मैंने एक कंपनी के अंदर कोई मेटल्स कुछ करके कंपनी है, आप नीचे पढ़ोगे तो कुछ ऐसी कंपनी है, मैंने उसके अंदर 8% शेयर होल्ड कर रखे हैं, फिर बाद में एक दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि उसने मेरे अंदर होल्ड कर रखे हैं 8%, अपने आप में ही वो कर रही है चीजें, है ना, कंट्राडिक्ट कर रही है। तो ऐसी गड़बड़ करी हुई है। तो उसके बाद आप देखोगे कि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस, जो रेवेन्यू जो आना चाहिए, जो भी चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ दिखाई नहीं रखी है एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। एनुअल रिपोर्ट्स का भी नॉन कंप्लायंस है यहाँ पर, ठीक है। एजीएम का और पता नहीं क्या क्या नॉन कंप्लायंस करे हुए हैं, और एक जगह पे लिखा हुआ है कि एमओए एओए का जो है सेक्शन 13 और 14 उसका भी नॉन कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट के। तो ये चीज़ जो थी वो काफ़ी सारे नॉन कंप्लायंस करे हुए हैं इन्होंने, तो उसी चीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट बना रखी है। और उसी देखोगे यहाँ पर आप नीचे आओगे, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा उसी के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। तो सारा का सारा जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया समरी के साथ साथ ये डिटेल वाली चीज़ें बता दी थी मैंने आप लोगों के लिए। अगर आप इसके अंदर पढ़ोगे इसके अंदर तो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। और तो सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं वही सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में चीज़ें बताई। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो के अंदर मज़ा भी आया होगा। और अगर आप अगेन जैसे अगर आपको चीज़ें ऐसे मान लो आपका डेलॉयट का आइलैंड एफएस वाला केस हुआ था, अगर आपको उसके बारे में सीखना है, उसके बारे में भी जाननी है कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, उसके अंदर नफरा की रिपोर्ट क्या थी, नफरा ने क्या पॉइंट निकाले हैं अपने, और किस तरीके से क्या चीज़ पूरा प्रोसेस जानना है आपको, पूरी चीज़ें जाननी है, तो उसके बारे में बताइएगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है कि मैं तो ये कहूँगा यार हर पार्ट पे गलती है, कंपनी के पार्ट पे तो गलती है ही है इसके अंदर, और मैं देख रहा हूँ ऑडिटर के पार्ट पे भी गलती है। ऑडिटर ने साइन करे ना, कंपनी की चलो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल बनाने की, लेकिन ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है चेक करने की। अब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को एक तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग ना इंडियस को नहीं करते हैं, बेसिकली डोमेस्टिक फर्म्स के अंदर ना इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो ना यार इतने बड़ी फर्म्स के आप देखोगे गूगल पे सर्च मारोगे वैल्यू इंडियस के, अगर आप सर्च मारोगे तो आपको ना ये मिल जाएंगे, आपको फाइनेंशियल मिल जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियल मिल जाएंगे, आप देखोगे अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो मेरा ओके गूगल बच गया मेरे को लग रहा है, और ये पीछे से आवाज़ उसी चीज़ की आ रही थी। तो इसमें आप देखोगे कि इंडियस के फाइनेंशियल बना रखे हैं, देखो पीडब्ल्यूसी के है, तो यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सारे डिस्क्लोजर देखने को मिल जाएंगे किस तरीके से बनाने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बात करी थी जैसे फाइनेंशियल फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, तो यहाँ पे आप देखोगे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो इन्होंने दिया नहीं, सारे डिस्क्लोजर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इस पर क्लिक करोगे आपको इस तरीके का डिस्क्लोजर मिल जाएगा।
तो इस तरीके का डिस्क्लोजर देना जरूरी था, बट उन्होंने दिया नहीं। अगर ये रिपोर्ट अगर ये फ्रीली अवेलेबल है, अगर इसको देख लेते किस तरीके से डिस्क्लोजर बनाना है तो क्या दिक्कत है ना। तो ये चीज़ भी कर सकते थे ना। तो यहाँ पर क्या है कि पार्ट पे कंपनी की तो गलती है ही, और आई वुड से कि ऑडिटर के पार्ट पे भी गलती है कि उन्होंने इंडेस की जगह मेजरली आप देखोगे पूरी रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ लिखी हुई है कि कंपनी ने इंडेस फॉलो ही नहीं करे, एएस फॉलो करके अपनी चीज़ें चला रखी हैं और इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ करी हुई हैं। वही होता है ना कि यार नेग्लिजेंस, जब तक चीज़ें आ नहीं रही हैं, अब वो इतने सालों से कंपनी चल रही है, 1970 की कंपनी है। अब क्या होता था, इतने सालों से जो चल रही है चले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, किसी को क्या पता चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे इस रिपोर्ट के अंदर देखोगे ना आप, तो ये भी लिखा हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है कंपनी की। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। बट आई वुड से कि मतलब इस तरीके की जैसे और भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उससे क्या होगा ना, देखो चीज़ें ना अवेयरनेस बढ़ेगी और थोड़ा सा चीज़ें भी बढ़ेगी, लोगों को डर भी बढ़ेगा कि हाँ यार एटलीस्ट मतलब लिस्टेड जो कंपनी है उसमें तो ठीक से प्रेजेंट करो ना, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल का मतलब पब्लिकली जो चीज़ें हैं, पब्लिक का रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लिस्टेड जो कंपनी है उसके अंदर एटलीस्ट ढंग से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी मतलब मेरी तरफ से। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आया है, पसंद आई है, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा मतलब कमेंट करके। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।